हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं आज आपके जो गुप्त काल आता है उसमें जो आपके स्थापत्य कला में जो योगदान रहा उसके बारे में चर्चा हम आज करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहतरीन ढंग से मेरे द्वारा ये करवाने का प्रयास आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। ज़बरदस्त तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी हिंदू मंदिरों के संबंध में आरंभिक साहित्य, कला व गुहा लेखों की बात अगर की जाएगी, उसमें प्रासाद शब्द जो है उसका प्रयोग अपने को देखने को मिलता है। आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, ताकि सभी बच्चे जो तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से इसकी तैयारी कर सकेंगे। और उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर आप मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। प्रवीण कुमार के नाम से मेरे द्वारा आरपीएससी में फ्री सेशन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, और जो फ्री सेशन करवाए जा रहे हैं उनको आप लोग आसानी के साथ में देख सकते हो। फॉलो कर लेना मेरे को यहाँ पर, तथा साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप मेरा द्वारा जो कोर्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि प्रारंभ में आपके प्रासाद शब्द का प्रयोग अपने को यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन कालांतर में अगर हम देखें तो इनके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपके देवालय, देवकुल, देवग्रह और देवायतन जैसे शब्द प्रयोग में लाए गए। प्रारंभ में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? प्रासाद की बात हम कर रहे हैं। आपके आरंभिक साहित्य और कला और गुहा लेख जो आते हैं उनसे अपने को ये शब्द जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपके मंदिर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो आता है ये मानसार नामक ग्रंथ में अपने को मिलता है, जिसे प्रासाद कहा गया है, और ये ग्रंथ आपके 7वीं सदी का अपने को देखने को मिलता है। अब मैं मंदिर स्थापत्य की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मंदिरों का निर्माण आपको पता होगा गुप्त काल में ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसके बारे में चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बात को आगे बढ़ाते हैं। बात अगर की जाएगी प्राचीन भारतीय मंदिर कला में, यदि मंदिरों के अवशेषों की बात की जाए तो ये गुप्त काल में ही दृष्टिगत होना प्रारंभ होते हैं, क्योंकि गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व के काल के अपने को मंदिर जो हैं ये भारत में अपने को देखने को नहीं मिलते हैं। यह आरंभिक मंदिर शिखर विहीन और सपाट हैं। अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, इस मंदिर में आप देख पा रहे होंगे ये आपके यहाँ पर शिखर का निर्माण इसमें नहीं हुआ है। मतलब ये आपका जो ऊपर निर्माण होता है मंदिर में ये क्या कहलाता है? आपका शिखर कहलाता। हालांकि मैं मंदिर के बारे में आपको फुल डिटेल से अभी हम चर्चा करेंगे, शिखर क्या होता है, मंडप क्या होता है, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो प्रारंभ के जो मंदिर आते हैं गुप्त काल के, ये शिखर विहीन और सपाट आपको देखने को मिल रहा है। जैसे सांची का मंदिर जिसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया, क्या शिखर युक्त दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दे रहा। तो प्रारंभ के जो शिखर विहीन गुप्त मंदिर आते हैं जिसमें सांची का मंदिर आता है, एरण के विष्णु और वरा मंदिर आते हैं, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर आता है, भूमरा का शिव मंदिर आता है, एहोल का लाडखान मंदिर और आपका मेघुती मंदिर, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। जो प्राचीन भारतीय मंदिर कला है, गुप्त काल के जो मंदिर अपने को मिले उनमें मैंने ये कहा कि शिखर नहीं मिलता है, अर्थात सपाट अपने को देखने को मिलता है। और उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखे। जैसे सांची का मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें शिखर का निर्माण नहीं हुआ है। इसी प्रकार एरण का विष्णु और वरा मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और एहोल का लाडखान मंदिर और मेघुती मंदिर, ये सारे एग्जाम्पल आपके शिखर विहीन गुप्त मंदिरों के आते हैं। क्लियर है? यहाँ तक जो बात मैंने आपको बताई बिल्कुल समझ में आई होगी। आगे बढ़ाते हैं बात को। हालांकि बाद में उत्तर भारत के मंदिर आमलक युक्त रेखा शिखर वाले हैं। जैसे गुप्तकालीन शिखर युक्त मंदिरों की अगर बात की जाएगी, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो हम ये कह सकते हैं कि शिखर युक्त पहला एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है। और इस मंदिर में आप देख पा रहे होंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको शिखर बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस मंदिर का शिखर आपका यहाँ पर बना हुआ है। इसी प्रकार आपके कानपुर का भीतरी गांव मंदिर,
बोध गया का महाबोधि मंदिर, सोलापुर का तेर मंदिर और ऐहोल का दुर्गा मंदिर, ये वो एग्जाम्पल हैं जो गुप्त काल में बने और इन मंदिरों में शिखर का प्रयोग किया गया है। शिखर युक्त मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैंने आपको ये बताया कि आपके यहाँ पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर का भीतरी गांव, बोध गया का महाबोधि मंदिर, सोलापुर का तेर और ऐहोल का दुर्गा मंदिर, ये सारे शिखर युक्त मंदिर अपने को देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में तो शिखर विहीन और बाद में मंदिरों के ऊपर शिखर का निर्माण किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुप्त कालीन आपके मंदिरों में सर्वप्रथम गंगा व यमुना की मूर्तियां मिलती हैं। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आती है। गंगा यमुना की मूर्तियां इनके प्रवेश द्वार पर अपने को देखने को मिलती हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपके गुप्तकालीन मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर कच्छपारूढ़ यमुना और मकरारूढ़ गंगा की मूर्तियां हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, गंगा यमुना की मूर्तियां आपके प्रवेश द्वार जो हुआ करते थे मंदिरों के, इसकी बात हम यहाँ पर अगर करें तो इसमें अपने को ये आपके इन प्रवेश द्वारों के ऊपर गंगा यमुना की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ज्ञात रहे कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में भी शिखर मंदिरों का अविभाज्य अंग रहा है, किंतु इनका शिखर कूट युक्त पिरामिड आकार का है। मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी, आपके जो दक्षिण भारत के जो मंदिर आते हैं उनका शिखर जो है वो पिरामिड आकार का अपने को देखने को मिलता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे प्राचीन भारतीय मंदिर कला के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मंदिर स्थापत्य के जो अंग आते हैं, किस प्रकार मंदिर का निर्माण होता है, उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका गर्भगृह, गर्भगृह की अगर बात की जाएगी, ये आपको यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा। इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर अभी कर रहे हैं। ये जो ब्लू कलर में है, मुख्य देव मूर्ति स्थापना वाला भाग प्राय ये वर्गाकार होता है। वर्गाकार आकृति में ही ये आपका बना हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जहाँ पर आपकी मूर्ति की स्थापना की जाती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? गर्भगृह कहा जाता है, जहाँ पर मूर्ति की स्थापना होती है, ये वर्गाकार आकार में। अब इसके सामने जहाँ पर मूर्ति स्थापित है, उसके सामने जो आपका भाग बना हुआ है मंदिर का, गर्भगृह के सामने का जो बरामदा होगा, इसको मंडप कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप ये मंडप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका मैंने यहाँ पर बताया ये गर्भगृह है। गर्भगृह का मतलब जहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों मूर्ति को स्थापित किया जाता है। मूर्ति स्थापना जहाँ पर हो रही है उसके सामने का जो बरामदा है, ये आपका पार्ट यहाँ पर आएगा, जहाँ जिसको हम क्या कह रहे हैं, मंडप इसको कहा जा रहा है। इसके बाद में अंतराल वह भाग जो गर्भगृह और मंडप को जोड़ता है, ये बीच का भाग जो है, जो आपके गर्भगृह और मंडप को जोड़ेगा, ये क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसको अंतराल कहा जाता है। फिर आपके अर्ध मंडप, मतलब मंडप के आगे का आयताकार बरामदा, मंडप के भी आगे जो पार्ट आपका आयताकार बना हुआ है, ये आपका अर्ध मंडप कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और प्रदक्षिणा पथ, मतलब जो परिक्रमा जो चारों ओर होती है, जहाँ पर देव मूर्ति की स्थापना होती है, उसके चारों ओर परिक्रमा का जो पथ होता है उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ये और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका शिखर आपको दिखाई दे रहा है इस मंदिर में। और ये मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर मंदिर के ऊपर कलश जो स्थापित होता है, शिखर के ऊपर टॉप के ऊपर जो आता है कलश स्थापित रहता है। ये मंदिर निर्माण की जो प्रमुख अंग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। मंदिर स्थापत्य के प्रमुख अंगों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। गर्भगृह वह स्थान जहाँ पर देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, ये प्राय वर्गाकार रहता है। और फिर आपके मंडप आता है, गर्भगृह के सामने का बरामदा, उन दोनों को जोड़ने का स्थान, गर्भगृह और मंडप को जोड़ने का स्थान आपके क्या कहलाता है? अंतराल। फिर मंडप के सामने का आयताकार बरामदा क्या कहलाता है? आपके अर्ध मंडप। और जहां पर देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है उसके चारों तरफ का जो परिक्रमा पथ होता है उसको प्रदक्षिणा पथ मेरे प्यारे दोस्तों कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं गुप्त काल में जो स्थापत्य कला आती है, अर्थात गुप्त काल में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ उस कला के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। हम अभी जो एग्जाम्पल हमने देखा, ये नागर शैली में निर्मित एक विष्णु मंदिर का वास्तु, उसका एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको यहाँ पर समझाया। चलते हैं आगे।
जैसे संपूर्ण भारत में हिंदू मंदिर स्थापत्य की अगर बात की जाएगी तो 3 शैलियां अपने को देखने को मिलती हैं। जैसे उत्तर भारत में आपके जो शैली आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़ और मध्य भारत में बेसर शैली, जो कि आपके द्रविड़ व नागर की मिश्रण अपने को इस शैली में देखने को मिलता है। इनके सभी के एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अभी समझाने वाला हूं कि नागर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली क्या होती है। यहाँ पर जैसे आप शिखर में फर्क देख रहे होंगे, अंतर देख रहे होंगे। आपके मध्य भारत में तो आपका मैंने बताया वेसर शैली आती है जो मिश्रित है आपके नागर और द्रविड़ की। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली। सीधा सीधा सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, दक्षिण भारत के मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली में बने हुए, तब आपका आंसर आएगा द्रविड़ में। उत्तर भारत की कौन सी शैली में, तब आपका आंसर आएगा नागर शैली में। और मध्य भारत के बेसर शैली में। बेसर आपके नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है। अब इनको समझें तो सही, ये शिखर में अंतर आपको देखने को यहाँ पर अवश्य मिल रहा होगा। चलिएगा बात करते हैं गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर जो आपका शिखर आता है ये रेखीय शिखर आता है, मतलब एक रेखा के रूप में शिखर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें पिरामिड नुमा आपके शिखर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और इसमें रेखीय भी है और पिरामिड नुमा भी है। ये तीनों का मेन डिफरेंस मैंने आपको अलग अलग बता दिया है। रेखीय शिखर आएगा नागर शैली में, एक रेखा के रूप में शिखर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसमें पिरामिड नुमा द्रविड़ शैली में पिरामिड नुमा शिखर आएगा, जबकि आपके बेसर शैली जो मध्य भारत की जो आती है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों का आपको मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें रेखा युक्त भी होगा और आपके पिरामिड नुमा भी होगा। कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तीनों शैलियों का जो फर्क है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिए, जैसे नागर शैली का लिंगराज मंदिर, आपके द्रविड़ शैली का रामालिंगेश्वर मंदिर और आपके यहाँ पर चंद्रकेशव मंदिर जो बेसर शैली का आता है। इनके मंदिरों के शिखर का एग्जाम्पल देकर के मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बोलो भारत माता की जय। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब गुप्तकालीन मूर्ति कला जो आती है, आपको पता होगा कि भारतीय कला एवं संस्कृति की दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भारतीय शिल्प का वह शास्त्रीय दौर था जब कुषाण और सातवाहन युगीन कला ने नए आदर्श विकसित किए। गुप्त काल को राष्ट्रीय कला के विकास के रूप में देखा जाता है। ये काल महान सम्राटों के शासन का दौर भी रहा। हमने चर्चा की थी थोड़ी दिनों पहले मैंने आपको बताया थे यहाँ के जो प्रमुख शासक हुए, जैसे आपके के चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, फिर आपके कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त आदि जैसे प्रमुख शासक यहाँ पर हुए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जैसे मूर्ति कला की बात अगर की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वर्णिम गुप्त कला के चरमोत्कर्ष का कारण गुप्त साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि व समृद्धि थी। आर्थिक रूप से यह गुप्त काल जो था ये सक्षम हुआ। चौथी से छठी शताब्दी के इस दौर में घरेलू, प्रशासनिक व सांस्कृतिक जीवन को संपूर्णता प्राप्त हुई। यही वह दौर था जब पाषाण मंदिरों का निर्माण हुआ और हिंदू मूर्तियों की विधिवत उपासना जो है ये दोस्तों प्रारंभ होती है। गुप्त काल के प्रभाव का विस्तार न केवल भारत अपितु हिमालय पार और मध्य एशिया तक हुआ, वह समुद्र पार दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया तक ये फैले। उल्लेखनीय कि इंडोनेशिया के गुप्त साहित्य में आपके दीपांतर शब्द का प्रयोग जो है ये इंडोनेशिया के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। मैंने ये कहा आर्थिक रूप से सक्षम हुआ, जिसके कारण मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर संस्कृति का विकास अपने को देखने को मिलता है। और पाषाण मंदिरों का मतलब पत्थर के मंदिरों का निर्माण और हिंदू मूर्तियों की विधिवत उपासना जो है, पूजा जो है, ये अपने को इस काल में देखने को मिलती है। न केवल इस कला का विस्तार भारत में, बल्कि मैंने ये कहा कि हिमालय पार और मध्य एशिया तक, जैसे इंडोनेशिया की बात हमने की दक्षिण पूर्व में, और इंडोनेशिया को गुप्त साहित्य में मेरे प्यारे दोस्तों एक शब्द प्रयोग इसके लिए किया गया। ये शब्द कौन सा? दीपांतर शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा बात अगर की जाएगी गुप्त मूर्ति कला का आरंभिक चरण में कुषाण शैली से उत्पत्ति कला प्रकार थी, जिसने विकास के साथ नए स्वरूप को ग्रहण किया। यद्यपि ये मुख्य रूप से पूर्णतः भारतीय मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर ही आधारित रही। गुप्त मूर्ति शिल्प आज भी उच्च सौंदर्यबद्ध और अनुशासन द्वारा चिन्हित होता है। इस काल में ब्राह्मणीय, जैन और बौद्ध देवताओं की प्रतिमा विज्ञान के मानदंडों को सटीक बनाया और उनका मानकीकरण किया। ये चहुमुखी संपूर्णता का युग था।
बात अगर अपने लेवल की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों आपकी गुप्त मूर्ति कला समग्र रूप से अमरावती और मथुरा की प्रारंभिक उत्कृष्ट मूर्ति कलाओं के योग का तार्किक परिणाम है। मतलब अमरावती और मथुरा की जो शैली मूर्ति कला की जो शैली आती है उसका रिजल्ट अपने को, मिश्रण अपने को इस मूर्ति कला में देखने को मिलता है। इसने अमरावती से लालित्य और मथुरा से आपकी सुगठ्यता ग्रहण की। इससे उभरे हुए नए अभिविन्यास ने कला और विचार के मध्य सौहार्द स्थापित करते हुए बाह्य रूप और आत्मिक संकल्पना के भेद को समाप्त कर दिया। इसने प्राकृतिक सुंदरता को पृष्ठभूमि में धकेलते हुए महिला आकृति को आकर्षण का केंद्र जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों इस मूर्ति कला में अपने को देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी इसके जो और इम्पोर्टेंट बातें आती हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया इसको डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पर आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से, और जैसे ही सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल आपके सामने यहाँ पर मेरे आपको दिखेगा। यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि मेरे द्वारा जो भी स्पेशल क्लासें यहाँ पर चलाई जा रही हैं वो क्लासें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कल बेहतरीन तरीके से हम इसको यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड जो है ये प्रवीण11 है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप अप्लाई कीजिएगा। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से, शानदार ज़बरदस्त तरीके से ये वाला पार्ट मैं आपको जल्दी से क्लियर करवाने वाला हूँ। बोलो भारत माता की जय। सेशन अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।